हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 से लेके पाठ 23 तक के संपूर्ण हल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 में है वर्दे, देख लीजिए। पहले में है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरा में है अमृत पीयूष अमी पर्याय शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपको जो है इसमें सही उत्तर लिखना है सुधा। तीसरे में है वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपको उत्तर में लिखना है सरस्वती जी। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो आपको जो है इसमें बी नंबर भर लेना है संसार को। पाँचवें में है कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है ए नंबर, हृदय के। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर छठवां में है वर्दे कविता के रचयिता। तो आपको जो है यहाँ पे निराला भरना है, तो आप यहाँ भर दीजिएगा निराला। सातवें में है कवि ने भारत में, तो यहाँ पे आपको अमरम भरना है। आठवीं में जो है आपको मुक्त भरना है। नौवीं में आपको भरना है प्रकाश और 10वीं में आपको भरना है चार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दें। 12वीं में है कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। 13 में है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो इसको जो है आपको सही करके लिखना है। यहाँ पे आपको सही करके लिखना है मातृभूमि, यहाँ पे आपको लिखना है निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिख देना है हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चमकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको उपमेय में लिखना है नवजात शिशु के चरण, उपमान में लिखना है कमल, साधारण धर्म में लिखना है सुंदर और वाचक शब्द में लिखना है के समान। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आपका नभ, आपको वाक्य में प्रयोग करना है नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं। गगन में लिखना है अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। अंबर में लिखना है धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं वह क्षितिज कहलाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो आपको लिखना है अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शक होते हैं, इसीलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर लिखा है। आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। इस तरह से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 2। पाठ 2 में है आत्मविश्वास। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है आत्मविश्वास का संबंध मन से है। दूसरे में है सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो आपको उत्तर में लिखना है बाली में। तीसरे में है एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है। तो आपको लिखना है दुविधा।
इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे में कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है अर्जुन को। तो यहाँ पे आपको लिखना ही है अर्जुन को। पाँचवें में है कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको तीसरा कर लेना है अच्छे से परखना। तीसरा से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में भरना है शत्रु और सातवें में आपको श्री कृष्ण और आठवें में ज्योतिषी, नौवें में आपको भरना है निबंध और 10वें में भरना है आपको शाली। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है इसमें प्रत्यय छाँट कर लिखना है। तो उत्तर में लिखना है ता लिखना है इक वाला वान। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद 12वें में है विजयमाला सामाजिक पद में कौन सा समास है? तो आपको उत्तर में लिखना है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो आपको उत्तर में लिखना है हमें कायर लोग निंदा करने वाले एवं घमंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो आपको उत्तर में लिखना है राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से कायरता से संस्कार से आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है भाव। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंतर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। तो इस तरह से आपको 16 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से मानव को मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास के बदौलत हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो आपको उत्तर में लिखना है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिखना है या आत्मविश्वास के बूते यह बल पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। जब वे ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उसे पूछा क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती? सुभाष बाबू ने झट से पंख बंद कर दिया और बोले जी हाँ सुगमता के साथ। यह सुनकर परीक्षक प्रसन्न हो गया। इस आत्मविश्वास के अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो परीक्षा में फेल हो जाते। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है पूरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको सार लिखना है। लीजिए, तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर लिख लेना है। तो आप अच्छे से यहाँ से देख के कर लीजिएगा। 8.3 लिखा है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न आता है आपका भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो पहले में आपका दिया है धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, राजा को। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर संगीत को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें से आपको सही उत्तर कर देना है अवयवी समास। तो यहाँ पे आपको अवयवी समास लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है भारत रत्न लता मंगेशकर का स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे, तो आपको यहाँ पे भर देना है बी नंबर, सुरीली गायिका थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है ध्रुपद गायन के प्रेरणता कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राजा मानसिंह तोमर। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिंधराम कोमकली। तो इस तरह से भर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में तानसेन भर लेना है, सातवें में है आपको तन्मय भर लेना है, और आठवें में देवास, और नौवां में आपको संगीत, और 10वें में जो आपको इक भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है समाधि स्थल, समाधि का समास। दूसरा है राग रागिनी का हो जाएगा राग और रागिनी। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न क्रमांक 12 में है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत बोल मुखड़ा लिखिए। तो आपको लिखना है ऐ मेरे वतन के लोगों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो आपको उत्तर में लिखना है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है उस्ताद अलाउद्दीन खान क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है देखिए तबला, उसके सामने लिखना है आपको जाकिर हुसैन, सितार में लिखना है पंडित रविशंकर, शहनाई में लिखना है बिस्मिल्लाह खान, और सितार में लिखना है हरि प्रसाद चौरसिया, और तबला में लिखना है तलीफ खां। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है सावन लोकगीत। अरे बहना छाई घटा घनघोर, सावन के दिन आ गए, उमड़ उमड़ घन गरजते, अरे बहना ठंडी ठंडी पहल फुहार। तो इस तरह से जो है आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है मध्यकालीन भारत में संगीत का परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको जो है आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिएगा ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वहाँ देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिंधराम कोमकली था। अपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात थे। तो इस तरह से आपको 19 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है
आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आपको जो संगीतकार पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। पहला है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 1947 में हुआ। दूसरा है, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। तीसरे में है, इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। चौथा है, इनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान थीं। पाँचवें में है, वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। छठवें में है, इनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। सातवां था, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आपको जो है लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका पाठ 4। पाठ 4 में है अपराजिता। तो यहाँ पे आपके निर्देश दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा को। तो आपको यहाँ पे लिख देना है डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो आपको जो है उत्तर में लिख देना है संस्मरण। तो यहाँ पे आपको उत्तर में भी लिख देना है संस्मरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उनकी जननी का। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर, चिकित्सक। पाँचवें में है, वह कमज़ोर है परंतु साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो यहाँ पे आपको भर देना है परंतु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले क्वेश्चन। तो आपको पहले में भरना है, छठवें में है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत। तो यहाँ पे आपको गौरा पंत लिखना है। और सातवें में आपको जो है लखनऊ भरना है। और आठवें में है माइक्रोबायोलॉजी भरना है आपको। नौमा में जो है आपको विस्मयादि बोधक भरना है। और 10वें में है आपको परीक्षा ध्यान भरना है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? तो आपको उत्तर में लिखना है, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा करने पर उनका साहस थम गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार आपको लिखना है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरे में है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इसके बाद आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, अपराजिता बनी रही। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है, डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो आपको उत्तर में लिखना है, 1 वर्ष तक कष्ट साहस उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके
स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जन्नी टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टर मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टर पाने वाली चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन परीक्षालय हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वार्ग अचल हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यह कभी रोग मुक्त नहीं हो पाएंगी। तरह से हमें आपका दिया है भक्ति के पद। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आपको उत्तर में लिख लेना है 13, 11। दूसरा आता है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका सोरठा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास जी। चौथे में है इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका पंकज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पांचवा में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में जो है आपको यहाँ पे भरना है श्री कृष्ण, दूसरे में भरना है आपको श्री राम और 8वें में भरना है आपको तुलसीदास, 9वें क्वेश्चन में आपको भरना है सूरदास और 10वें में भरना है आपको प्यासा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अधगम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अधगम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। 12 में है प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 में है गिरधर नागर किसे कहा गया है। उत्तर हो जाएगा गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14 में है मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। तो आपका जो उत्तर है यहाँ से कर लीजिएगा, लिखा है मात्रिक छंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है अहल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसका बचा हुआ आधा उत्तर जो है यहाँ है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पार्ट 7 में है भेड़ाघाट। पहला क्वेश्चन आता है आपका भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा बी नंबर नर्मदा। दूसरे में है लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर भृगु। तीसरे क्वेश्चन में है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ।
उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर। चौथा में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रपात। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है उन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मछलियों व मगरमच्छों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में नर्मदा नदी की लंबाई, तो आपको यहाँ पे 800 भरना है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको नर्मदा भरना है और 8 में तपस्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां में आपको भरना है, आपको धर भरना है। इसके बाद आता है आपको 10वां में आपको भरना है अरावली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। 12 में है लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्या क्यों कहा है? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है दूध धारा क्या है? 13 आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो है। तो आपको जो है इस तरह से बना के लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में ही नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से महत्व क्यों है? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है जा तो दूध थाला यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। पाठ 8 का प्रश्न उत्तर। पाठ 8 में आपका दिया है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला में है ग्रह नक्षत्रों का प्रक्षेपण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वेधशाला। तो आपको यहाँ पे लिख देना है वेधशाला। दूसरे में निम्नलिखित में आगत शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मशहूर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर, आर्यभट्ट ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, किंवदंती। इसके बाद है पांचवा वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लिखना है इक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पे भरना है पूर्व, यहाँ पे भरना है आपको पश्चिम। इसके बाद 7वें में आपको भरना है हानि, 8 में भरना है आपको मलयालम और 9वें में आपको भरना है ग्रह नक्षत्र और 10वें में भरना है आपको चंद्र। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो आपको उत्तर में लिखना है राहु नामक रक्षक को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो आपको लिखना है उद्देश्य सचिन, विधेय में लिखना है क्रिकेट खेलता है। 13 में है पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि
पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर लिखना है राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है। इसके बाद आता है आपका 17 में आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 में है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उनके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस तरह से देख के कर लेना है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 9 में आपका दिया हुआ है बिरसा मुंडा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर सूर्य। दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सत्य प्लस आग्रह। इसके बाद तीसरा आता है चेचक फैलाने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ओझाओं ने। इसके बाद आता है आपका चौथा में जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर भाला तीर कमान। पाँचवें में है अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। तो आपका हो जाएगा सी नंबर वारंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5वें में जो है आपको भरना है 1857 और ये आपका 6वां है। 7वें में आपको भरना है आलोचना और 8वें नंबर में आपको भरना है समाज और 9वां में भरना है आपको दिगु और 10 में भरना है हकीम। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? तो आपको उत्तर में लिखना है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। 12 में है तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको लिखना है, तो आपको जो है इस तरह से आपको संधि विच्छेद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो उत्तर में लिखना है क्योंकि बिरसा को चाईबासा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ जो उन्हें पसंद नहीं था। 14 में है बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर में लिखना है यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? तो उत्तर में लिखना है क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश दिया करते थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। विश्वास, मान, आदर, देश। तो इस तरह से जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। तो आपको जो है बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ से देख के आपको लिख लेना है।
तो देखेंगे पाठ 11 में है गिरधर की कुंडलियाँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है कुंडलियाँ छंद बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर दोहा और रोला से। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरे में है अनुस्वर युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर चांदी, तो आपको इस तरह चांदी कर देना है। तीसरे में है व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर मीठी वाणी से, तो यहाँ पे आपका वाणी हो जाएगा, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती, तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर कर्कशता। इसके बाद पाँचवें में है दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 16। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं। छठवें में जो है आपको कुंडलियाँ भरना है, 7 में आपको गिरता और 8 में आपको भरना है सपनों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 9वें में है आपको भरना है बहता और 10वें में आपको भरना है उपमा। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। उत्तर में लिखना है हमें हमेशा मीठी वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा भी नहीं लगता और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इसके बाद 12 में है इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है चांद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदियाँ। तो इस तरह से आपको ऐसे चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का क्या आशय है। तो आपको लिखना है इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाली पंक्तियों से है। इसके बाद आता है आपका 14 में है कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है। आपको उत्तर में लिखना है कौवा और कोयल में उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। 15 में है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। आपको उत्तर में लिखना है कोयल की प्रशंसा मीठी वाणी के कारण की जाती है। नेक्स्ट है आपका 16 में है कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है। तो आपको 16 का उत्तर लिखना है रोला और दोहा से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17 में है आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। तो आपको उत्तर में लिखना है धन पाकर हम अभिमान नहीं करेंगे क्योंकि धन की गति चंचल होती है, यह कोई एक जगह नहीं टिकता। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास है। इसके बाद आता है आपका 18 में है आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। आपको उत्तर में करना है हम बीती हुई बुरी बातों को भूलना चाहेंगे जो हमें अच्छी ना लगी हो क्योंकि उन्हें याद रखने से कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो आपको उत्तर में करना है गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। पंक्तियों के माध्यम से गिरधर संसार को एक परोपकार संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है मैं अपने जीवन में अपने हिंदी के शिक्षक की मोहनदास जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि वे एक आदर्शवादी, साहसी, सहनशील और संस्कारवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने हर समय एक अच्छा व्यक्ति बनने में मेरी सहायता की है। आपको इस तरह करना है। आज के वीडियो में देखेंगे पाठ 12 में है याचक और दाता। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। तो आपको उत्तर में लिखना है वृद्धा। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सेठ जी को। तीसरे में होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। तो आपको उत्तर में करना है
वृद्धा माँ को न देखकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो आपको उत्तर में करना है ममता। इसके बाद पाँचवें में है ममता में ता के स्थान पर तत्व प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? तो आपको उत्तर में लिखना है महत्व। तो यहाँ पे आपको महत्व लिख देना है। इसके बाद आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपको 6 में भरना है आपको रविंद्रनाथ ठाकुर, 7 में भरना है आपको नीरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 में भरना है आपको औषधि, और 9वें में भरना है आपको याचक, और 10 में भी आपको भरना है याचक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आपको जो है इस तरह से इस साइड में चिन्ह लगे इस तरह लगा देना है। इसके बाद 12 में है वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के सुखद भविष्य को बुन रही थी। वह उसे अच्छा खिलौना पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। 13 में है वृद्ध माँ को किस बात की आशंका थी? आपको उत्तर में लिखना है हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका में थी। इसके बाद 13 में है मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? उत्तर है बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। 15 में है सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ में लिखना है अर्थ डर जाना या घबरा जाना। इसके बाद 16 में है इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका जीजी विशा, दूसरा सहानुभूति, वात्सल्य, दर्शनार्थियों। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है वृद्ध माँ ने कहा था, क्योंकि जब सेठ जी को पता नहीं था कि यह तुम्हारा बेटा है तो तुमसे झूठ बोल दिया था। अब तुम्हें पता है तो तुम इसे प्राण देकर भी बचाओगे। के बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? आपको उत्तर में लिखना है सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्ध की बचत के पैसे उसने लौटाया। वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उसे असहाय बच्चों पर भी उसे दया नहीं आई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20 में है वृद्ध माँ के आंसू में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ को न पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए रहा था। वृद्ध माँ वापस बच्चों के पास लौटी तो मोहन की आंख खुल गई। जो काम दवाइयाँ डॉक्टर और हकीमी से ना हो पाया वह वृद्ध माँ की ममता से पूरा हो गया। तो आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 13 में है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर विरासत। तो आप यहाँ विरासत लिख लीजिएगा। दूसरे में वीर रस का स्थायी भाव है। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उत्साह। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर में है इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीर शिवाजी ने। चौथे में है यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा देश प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां।
5 में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है श्रृंगार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है तुकांत स्थिति कहलाती है। तुकांत स्थिति कहलाती है, तो यहाँ पे आपको भरना है तुकांत। और 7 में भरना है आपको पुरु। इसके बाद 8 में भरना है आपको तलवार। 9वें में आपको भरना है अंतिम। 10वें में भरना है आपको रौद्र। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। आपको आंसर में करना है हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इसके बाद 12 में है कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। तो आपको आंसर में लिखना है कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है। तो आपको आंसर में करना है भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण में लिखना है अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। तो आप इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 में है ना समझो यह कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है शांति का संदेह ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है कवि का आशय है कि भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा शांत ही रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो आपको आंसर में लिखना है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भी भारत की रक्षा करें। तीसरा आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है दिया है शांति का संदेश डैश डैश लाचार सोई है पद का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी हैं तथा इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। तो आपको इस तरह करना है। यह पाठ 14 में है नव संवत्सर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में यहाँ तो घना अंधेरा है वाक्य में विशेष है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर घना। दूसरे में है ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3 में है शारदीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है। तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर दशहरा। चौथे में संप्रदाय में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें में है चंद्रवर्ष लगभग दिनों का होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 354। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में भरना है यहाँ पे ब्रह्मा, यहाँ पे भरना है आपको 57, 8 में भरना है आपको पूर्णी। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अमावस्या।
इसके बाद 10वें में है विक्रम संवत का प्रथम माह है, तो आपको यहाँ पे लिखना है चैत्र, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। आपको उत्तर में करना है नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नववर्ष अर्थात नए साल से है। 12 में है इन शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको नी शब्द लगाकर नए शब्द बनाने हैं, निछल, निकपट और यहाँ पे होगा निफल, तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 13 में है ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद 14 में है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आपको उत्तर में करना है विक्रम संवत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है आप किन किन अवसरों पर पताकाएँ फहराते हैं और क्यों फहराते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है 26 जनवरी, 15 अगस्त, गुड़ी पड़वा आदि पर्वों पर पताकाओं को फहराया जाता है, क्योंकि पताकाओं से हम सम्मान महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। आपको उत्तर में लिखना है जिस प्रकार नव संवत्सर एक नया संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह प्रकृति वसंत ऋतु में अपना श्रृंगार करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह के आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसे पूर्णिमांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है भगवान झूलेलाल का जन्म झूलेलाल का जन्म 1007 को हुआ था। दूसरा है यह भाई रतन राय के घर में हुए थे। तीसरे में है भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। चौथे में है हमारे सिंधी भाई इनकी जयंती की बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमारे देश में कौन कौन से संवत प्रचलित हैं, विस्तार से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश में मुख्य रूप से 2 संवत चल रहे हैं, जो कि निम्न हैं। पहला है विक्रम संवत। यह संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व 57 में किया था। दूसरा है शक संवत। यह संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस संवत को छत्रम चेस्टन ने प्रचलित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है नव संवत्सर क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय नववर्ष। दूसरा क्वेश्चन आएगा नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है। आपको उत्तर में लिखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तीसरे में है नव संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है चैत्र माह से। इसके बाद नेक्स्ट चौथे में है नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है गुड़ी पड़वा। पाँचवें में नव संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है समय की गणना के लिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ वीडियो में देखेंगे पार्ट 15 में है महेश्वर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर पत्र। दूसरा में परशुराम जी के पिता का नाम था। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर ऋषि जमदग्नि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है जहाँ पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है वह स्थान कहलाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है संग्रहालय। चौथा में है महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। आपको लिखना है लोकमाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें में है पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास है। आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा डी नंबर दिगु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो छठवें में आपको भरना है का। छठवें में भरना है आपको का और
7वें में भरना है आपको यहाँ पे 100, यहाँ पे 500। 8वें भरना है आपको अहिल्याबाई। 9वें में भरना है आपको मामा और 10वें भरना है आपको मनोहर। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। 11 में महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? आपको उत्तर मिलना है यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। 12 में प्रागैतिहासिक काल से क्या आशा है? आपको उत्तर करना है प्रागैतिहासिक काल के पूरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में यह पहाड़ों के बने घरों में रहते थे। इसके बाद 13 में है अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है अनुरास, अनुचित, अनुप्रास, अनुप्रयाग। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद 14 में महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा? इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ? आपको उत्तर में करना है महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान यहाँ अलंकार युक्त भवनों का निर्माण होने लगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पत्र के लेखन के निम्न महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है उचित संबोधन और अभिवादन। दूसरा है पत्र भेजने वाले का नाम एवं पता। तीसरा है विषय वस्तु का शीर्षक। चौथे में है पत्र के अंत में शिष्टाचारपूर्ण समापन। इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 16 महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीज़ों से प्रमाणित होती है? आपको उत्तर में लिखना है महेश्वर की ऐतिहासिकता उनके किले, भगवान शिव के शिवाल मंदिर वहाँ स्थित पवित्र शिवलिंगों आदि से प्रमाणित होता है। 18 इसके बाद 17 में आता है आपका महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? आपको उत्तर मिल गया मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। 18 में आता है महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है महेश्वर के घाटों पर आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को सुखद अनुभूति और शक्ति मिलती है और शांति मिलती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये जो है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के इसको जो है आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है? आपको उत्तर मिलना है इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का बहुत महत्व है। पुरातात्विक स्थलों से ही कर में पुराने मान्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। 816 पे है पथिक से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सामने। दूसरे में है सही वर्तनी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्वतंत्रता। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर पथिक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। तो आपके उत्तर हो जाएगा निराशा के। इसके बाद 5 में है श्री गुरु चरण सरोज रजनीज जन मन मुकुर सुधार पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है अनमना। इसके बाद 7 में भरना है आपको आंसू। 8 में भरना है आपको नदी और 9 में भरना है आपको विमुख। 10वें में भरना है आपको डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? आपको उत्तर में करना है पथिक से कविता में कवि पथिक से आशय है कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति है। इसके बाद 12 में है मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको उत्तर में करना है इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4
पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखना है सुंदर सुंदर, यहाँ पे हो जाएगा विदा विदा, सुन सुन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। 14 में है, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है। आपको उत्तर में लिखना है, इस कविता में कवि ने हरी भरी घास, सुंदर नदियाँ, सुंदर पहाड़, वन, झरने आदि का वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, कवि कहते हैं कि जब युद्ध के मैदान में घायल सैनिक तड़प रहे होंगे, तब उन सैनिकों की याद में कुमकुम हाथ में लिए हुए उनकी स्त्रियां आँखों से आंसू बहा रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। आपको उत्तर में करना है, भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आपको उत्तर में लिखना है, पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। इसके बाद 18 में है, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया, विस्तार से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, मुझे मेरे जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और मुझे पढ़ने के लिए पढ़ाई की सामग्री की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें मैं खरीद नहीं पाता। परंतु मैं हर मुसीबत का सामना अपनी हिम्मत और साहस से करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, देश के प्रति हमारे बहुत से कर्तव्य हैं, जैसे हमें हमारे देश की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। हम अपने देश की रक्षा और सेवा करके अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये पार्ट 17 वसीयतनामे का रहस्य। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आता है, शिष्य गुरु के साथ गए, वाक्य में कारक होगा। आपका उत्तर हो जाएगा गरुड़। दूसरे में पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा चिड़िया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। आपको उत्तर में करना है, दोनों न्यायप्रिय थे। चौथा में है, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा। तो आपको उत्तर में करना है, राजा के भाई ने। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जायदाद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है 6वीं में भरना है बरगद, 7 में भरना है आपको साहसी, और 8वीं में भरना है आपको अपना अपना, और 9वीं में भरना है आपको गुम, और 10वीं में भरना है आपको के लिए। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। आपको उत्तर में लिखना है, इसका आशय है कि राजकाल में व्यवस्था के कारण वे परिवार का ध्यान नहीं दे रहे थे। 12 में महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे। आपको उत्तर में करना है, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल 2 महल थे। इसके बाद 13 में है, वे सोचने लगे इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, वे सोचने लगे कि वे इतने बुद्धिमान थे परंतु उन्होंने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। 14 में है, वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि उसका कौन सा पुत्र बेईमान है। वृद्ध व्यक्ति यह जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है, मुहावरे का अर्थ सही को सही, गलत को गलत का सही फैसला करना। वे राजा के पास जायदाद का बंटवारा करवाने आए तो राजा ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया।
इसके बाद आता है आपका 16 में है, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप क्या सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? आपको उत्तर में करना है पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि व्यक्तियों को सजा देना उचित है। 17 में वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? तो आपको उत्तर में लिखना है राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से प्रस्ताव की बातें भी प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 20 में है दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने से कर लीजिएगा, एक क्लास टीचर से पूछ के। 20वां नंबर में है वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके विचारों को लिखिए। तो आपको लिखना है महाराजा बुद्धि न्यायपूर्ण थे। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची कपटी था। वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो आपको इस तरह कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 18 में है युद्ध गीता। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में है मरकट शब्द का अर्थ होगा, तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर होगा बी नंबर बंदर। दूसरे में है अस कही सम्मुख फौज रंगाई, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपको उत्तर में करना है सी विमुख। तीसरे में है विभीषण किसके मित्र थे? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर राम के। चौथे में है आदि कवि किसे कहा जाता है? आपको उत्तर में करना है वाल्मीकि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें में है राव नुरथी बिरछ रघुबीरा देखी विभीषण भया अधीरा, मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है? तो आपको उत्तर में लिखना है चौपाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों वाले। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पे भरना है महर्षि वाल्मीकि। 7 में भरना है आपको विभीषण। 8 में भरना है आपको विसर्ग संधि और 9वें में भरना है आपको छंद। इसके बाद 10वें में भरना है आपको उपमा। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है? आपको उत्तर मिले हैं तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों की रचना श्री रामचंद्र जी को केंद्र में रखकर की है। इसके बाद 12 में श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है? आपको उत्तर में करना है श्री राम ने धर्मरथ का सारथी परमात्मा को बताया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 में है नाथ ना रथ नहीं तनपद त्राना के ही विधु जितब वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विभिक्ता बोले हैं हे नाथ आपके ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, वह बलवान रावण किस प्रकार जीता जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 में रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? आपको उत्तर में करना है रावण ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों आप सभी सुने, आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? आपको उत्तर में करना है विभीषण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह उठा कि रामचंद्र जी कुछ युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं? आपको उत्तर में करना है जिस सेना में हस्ती अश्वरथ पद्धति माने जाते हैं उस सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। 17 में है सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है
सिंह, शेर, वनराज। पहला है शेर, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। शेर जंगल का राजा कहलाता है। दूसरा है वनराज, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बल विवेक क्षम तथा बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ा को भावना के घोड़ों को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जोड़ा गया है। उस रथ से विजय प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। आपको उत्तर में करना है प्राचीन काल में होने वाले युद्धों में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे, सवारी के रूप में किया जाता था। वर्तमान में होने वाले युद्धों में ट्रक, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि का प्रयोग सवारी के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल के युद्धों में धनुष, बाण, भाला, तलवार आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में युद्ध तोपों, मिसाइलों, मशीन गनों इत्यादियों से लड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है लंका नरेश रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रयाग प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उड़ी उससे सूर्य छिप गया। हवा भी थक गई, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी। रणभेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय के समय के बादल गरजना कर रहे हो। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 19 में है आपका बहादुर बेटा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है बहादुर बेटा पाठ की विधा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एकांकी। दूसरे में हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह लगेगा, तो आपको उत्तर में लिखना है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। 3 में नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो आपको उत्तर में करना है अतिवृष्टि। चौथे में अनुपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपको उत्तर में करना है अनु। पाँचवें मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, आपको उत्तर में लिखना है रेड क्रॉस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। तो आपको 6 में भरना है सहयोग, 7 में भरना है आपको भाई और 8 में भरना है आपको प्राथमिक उपचार, 9 में भरना है आपको योजक और 10वें में भरना है आपको कड़वाहट। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है नाक शब्द का प्रयोग कर एक मुहावरा बनाइए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है नाक कटवा देना। रामू ने परीक्षा में फेल होने के बाद अपने पिता की नाक कटवा दी। दूसरा प्रश्न है बेटा के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको लिखना है पहला पुत्र, लिख लीजिएगा आप लड़का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है, आपको उत्तर में लिखना है रेड क्रॉस के सदस्यों को उनकी ड्रेस तथा उनके लाल क्रॉस के मिसाइल से पहचाना जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो, यह किसने किससे कहा, तो आपको उत्तर में लिखना है मधुर ने कुलदीप से कहा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं, किन्हीं 4 आपदाओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। पहला है बाढ़, दूसरा भूकंप, तीसरा सुनामी और चौथा है ज्वालामुखी विस्फोट। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई, इसका आशय लिखिए। आपको उत्तर में करना है जब कुलदीप की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम नदी के पास मत जाना, तब कुलदीप कहता है कि मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद हमारे पास आ गई है, अर्थात बाढ़ का पानी उनके घर तक आ गया है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में है आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या करना चाहिए। आपको उत्तर में लिखना है आपदाग्रस्त लोगों को उनकी आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, दवाइयाँ इत्यादि देकर उनकी मदद करनी चाहिए। 18 में है बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। आपको उत्तर में लिखना है बहादुर बेटा मैं हमें संदीप का पात्र अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही लोगों की मदद की। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। 19 में है बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पहला है बाढ़ में खाने पीने की कमी आ जाती है। दूसरा है विद्युत काट दी जाती है जिससे बहुत से कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। तीसरा में है चिकित्सा सुविधा समाप्त हो जाती है। चौथे में है चारों ओर जब बाढ़ का पानी भर जाता है। पांचवा है ज़्यादा दिन तक बाढ़ का पानी भरने से विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। आपको उत्तर में लिखना है बाढ़ से बचने के लिए अगर अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ हल्का सामान लेकर जाएंगे जैसे पैसे, टॉर्च, माचिस, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, कुछ बिस्तर, अपना कीमती सामान अथवा अन्य सामान जो हमारी आवश्यकता में आए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। पार्ट 20 में है नन्हा सत्याग्रही। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा वाक्य में रेखांकित वाक्यांश क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है मुहावरा। दूसरे में वे नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे वाक्य में विशेषण है। तो आपको उत्तर में करना है वे। तीसरा में है मोहन नाराज था क्योंकि। तो आपको उत्तर में करना है थानेदार ने चपट लगा दी थी। चौथा है मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया। आपको उत्तर में करना है माँ ने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें में है ईमानदारी शब्द में संज्ञा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाववाचक। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो 6वें में आपको भरना है गांधी जी, 7वें में भरना है आपको गुल्लू और 8वें में भरना है आपको सत्याग्रह, 9वें में भरना है आपको वाला और 10वें में भरना है आपको प्रेरणार्थक। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था। आपको उत्तर में लिखना है अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना। 12 में है गांधी जयंती कब मनाई जाती है। आपको उत्तर में लिखना है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 13 में किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। इसके बाद 14 में है अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो आपको लिखना है अति धन आचार। तो आपका हो जाएगा अत्याचार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में है पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरों को छांट कर लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है तिल का ताड़ बनाना, दूसरा है टस से मस ना होना, तीसरा है पहाड़ टूट पड़ना। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है पाठ में आए उर्दू भाषा के किन्हीं 3 शब्दों को छांट कर लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बदतमीज। गांव के सरपंच जी का लड़का बड़ा बदतमीज है। दूसरा है ईमानदार। इंसान की ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर है। तीसरा है दफ़ा। शिक्षक ने बदमाश बच्चों को दफ़ा होने को कहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में है किस कारण से शेर सिंह ने मोहन को पीट दिया था। आपको उत्तर में करना है मोहन ने शेर सिंह चाचा को टोक दिया था, इस कारण उन्होंने मोहन को एक चपत लगा दी थी। 18 में है जब मारा तो मारा, दफ़ा हो जा यहाँ से नहीं तो और पिट जाएगा, चल खिसक। ये पंक्तियाँ व्यक्ति के किन मनोभावों को प्रदर्शित करती है लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यह पंक्ति व्यक्ति की निडरता, भड़कपन आदि भावों को प्रदर्शित करती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते। 6 से 8 वाक्य में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यदि मोहन की जगह मैं होता तो मैं भी विनम्रतापूर्वक अपनी गलती पता करता ताकि आगे से मैं उस प्रकार की गलती न दोहराऊं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है शेर सिंह को बाबा फरीद ने क्या समझाया होगा जिससे शेर सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ।
आपको उत्तर में लिखना है बाबा फरीद ने शेर सिंह को समझाया होगा कि अपनी गलती स्वीकार करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो यह बच्चे सत्याग्रह छोड़ देंगे और आप भी महान बनेंगे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बात 21 में है सलीम अली। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सौ। इसके बाद है दूसरा में है जिसे भुलाया ना जा सके, आपका उत्तर हो जाएगा अविस्मरणीय। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई, आपको लिखना है पक्षी प्रेमी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा, तो आपको उत्तर में लिखना है सलीम अली ने। पाँचवें में है पाँचों क्वेश्चन है प्रव्रजन माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है, तो आपका उत्तर हो जाएगा निकास। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको छठवें में भरना है बयां, सातवें में भरना है आपको सलीम अली और आठवें में भरना है आपको ता, नौवें में भरना है आपको दिगू और 10वें में भरना है आपको महाविद्यालय। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में नर बयां पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है, तो आपको उत्तर में करना है नर बयां पक्षी को वर्षा ऋतु में उनके गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जाता है। 12 में बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है, आपको उत्तर में लिखना है बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स की विशेषता यह है कि उसमें पक्षियों के नाम और चित्र दोनों रहा करते थे। इसके बाद 13 है सलीम अली द्वारा किन बयां पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी, आपको उत्तर में करना है क्योंकि सलीम अली ने 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी की कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला था। इसके बाद 14 में प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, तो आपको लिखना है प्रचार, प्राथमिक, प्रायिकता, प्रवचन। आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है सलीम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया, तो आपको उत्तर में लिखना है उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का महत्व समझ में आया और यह भी जान गए कि आंखें बंद करके किसी की बातों को चाहे वह कितनी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों ना कही हो स्वीकार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका 16 में है पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है, तो आपको उत्तर में लिखना है पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम, आकृति, रंग, रूप, भोजन, उनकी आदतें और प्रजनन का समय जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका 17 में है आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है वह बहुत सुंदर दिखता है, दूसरा है उसके पंख मुझे अच्छे लगते हैं, तीसरा है मोर की आवाज़ मुझे प्रिय लगती है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया, तो आपको उत्तर में करना है सलीम अली की पक्षियों के प्रति प्रेम, लगाव और जिज्ञासा जैसी आंतरिक भावनाओं ने सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए एक व्यक्ति में पक्षियों के प्रति प्रेम, लगाव, जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति जानकारी आदि विशेषताएं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए, तो आपको चिड़िया के बारे में लिख देना है। पहला है चिड़िया बहुत छोटी और प्यारी होती है, दूसरा है चिड़िया का रंग काला और सफ़ेद होता है, तीसरा पॉइंट है चिड़िया अनाज, फल, बीज और कोई आदि खाती है, चौथा पॉइंट है चिड़िया की औसत आयु 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है, पाँचवा है एक चिड़िया का औसतन वजन 24 से 40 ग्राम होता है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 22 में है गीता का मर्म। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका अनंत पाल की क्या विशेषता थी, आपको उत्तर में करना है वे विद्वानों का आदर करते थे। दूसरे में निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है, तो आपको उत्तर में लिखना है
मानव कल्याण। तीसरे में है पार्थ नाम किसका है, तो आपको उत्तर में लिखना है अर्जुन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है, तो आपको उत्तर में लिखना है आप। पाँचवें में है धनुधर शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो आपको उत्तर में लिखना है डी नंबर धनुर प्लस धर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। छठवें में आपको भरना है कृष्ण, सातवें में भरना है आपको 700, आठवें में भरना है आपको वाचाल वाचाल, नौवें में भरना है आ और 10वें में भरना है निषेधवाचक। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। 11 में है गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गवर्ड ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया, आपको उत्तर में लिखना है पंडित ने कहा कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। 12 में है विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था, आपको उत्तर में करना है राज न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। 13 में अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था, आपको लिखना है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14। 14 में भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया था, आपको उत्तर में लिखना है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ, आपको उत्तर में लिखना है इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की हिस्सा नहीं। उनके मन में वैराग भाव जागृत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गवर्ड ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था, आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि गवर्ड यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में न पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। इसके बाद 17 में है यह कहानी हमें क्या सिखाती है, अपने शब्दों में लिखिए, आपको उत्तर में लिखना है यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन में लालच नहीं करना चाहिए और हमारा कार्य जन कल्याण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आपको उत्तर में करना है इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, आपको उत्तर में करना है गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता कर्मक निम्न है। पहला पॉइंट है आपका बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा है निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा है लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा है नारी की हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 20 में है गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे, आपको उत्तर में लिखना है गीता का मर्म पाठ से हम अपने जीवन में निम्न सीख अपनाएंगे। लालच नहीं करना चाहिए, दूसरा है जन कल्याण करना, तीसरा है वैरागी होना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 23। पाठ 23 में है महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका सही वर्तनी कौन सी है, तो आपको उत्तर में करना है संघर्ष। इसके बाद दूसरे में है जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो आपको उत्तर में लिखना है पारदर्शी। इसके बाद तीसरे में है तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे, तो आपको उत्तर में करना है गायक। चौथे में है डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे, उत्तर में करना है ज्ञान के। पाँचवें में है आपका अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको उत्तर में करना है वकील। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है सर, 7 में भरना है आपको विदुषी, 8 में भरना है आपको अनागत, और 9वें में भरना है आपको सरस्वती लक्ष्मी, और 10वें में भरना है आपको और। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है
प्रश्न क्रमांक 11 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। आपको उत्तर में करना है उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और दानशीलता। प्रश्न क्रमांक 12 में है विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। आपको उत्तर में करना है विधिवेत्ता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है। इसके बाद 13 में है डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों 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 विभूषित किया गया, क्यों क्यों विभूषित किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। आपको उत्तर में करना है डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। आपको उत्तर में करना है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत देश का सुनहरा निर्माण करने के लिए उद्देश्य से की थी। 16 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। आपको आंसर में लिखना है यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे वहीं कार्यरत होते और उनके सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। इसके बाद 17 में है महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। आपको उत्तर में करना है इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 18 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। तो आपको उत्तर मिलना डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से इसे उच्च शिक्षा विज्ञान, कृषि विधि, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की है। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर में करना है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। वे देश के सर्वोत्तम निर्माण के लिए शिक्षा को जरूरी मानते थे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही की थी और वे स्वयं प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी थे। इसके बाद 20 में है डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। आपको उत्तर में लिखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक से शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के ही समीप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय अंग्रेजों और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले प्रथम छात्र थे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। पार्ट 24 में है महर्षि परशुराम। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है शस्त्र बल। इसके बाद दूसरे में महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था। आपको उत्तर में करना है सामाजिक उत्थान के लिए। इसके बाद तीसरे में है तीसरा क्वेश्चन है परशु का अर्थ है। तो आपको उत्तर में करना है कुठार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथे में है संस्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर संस्मरणीय शब्द बनेगा। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर ई। इसके बाद पांचवें में समीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपको उत्तर में लिखना है परधन इच्छा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको छठवें में भरना है शिव और सातवें में भरना है आपको मार्शल आर्ट, आठवें में भरना है आपको धनुष और नौवें में भरना है आपको पंछी और 10वें में भरना है आपको तत्पुरुष। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है महर्षि परशुराम का जन्म
किस युग में हुआ था? आपको उत्तर में क्या करना है। महर्षि परशुराम का जन्म चैत्रा युग में हुआ। 12वें पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखे। तो आपको उत्तर में लिखना है पिता। को पिता महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका, पितामह महर्षि ऋतिक और पितामह महर्षि भृगु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 13 में पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? आपको उत्तर में करना है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के रूप में माना जाता है। 14 में महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक हैं? तो आपको उत्तर मिल है महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र की समन्वयी शक्ति के प्रतीक हैं। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? आपको उत्तर मिल रहे हैं भृगुकुल में जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव परशुराम कहा जाने लगा। 16 में है परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? आपको उत्तर मिल गया है परशुराम जी ने अपना दिव्य शस्त्र सारंग नामक धनुष जो विष्णु का धनुष था उसे श्री राम के हाथों में देकर ऊपर प्रत्याचा चढ़ाने को कहा और राम ने उस पर प्रत्याचढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? आपको उत्तर में लिखना है महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया था। 18 में महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? आपको उत्तर में करना है शास्त्र और शस्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम के द्वारा युग में देवव्रत भीम द्रोणाचार्य आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के तटवर्ती निवासरत अपेक्षित जनसमूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। इसके बाद आता है तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।